अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। टीचिंग लाइसेंस टेस्ट प्रिपरेशन 2026 के हवाले से मैं हाजिर हूँ, सालिम मोहम्मद, आपकी खिदमत में। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि टीचिंग लाइसेंस टेस्ट में जो CRQs होते हैं, तो वो कैसे होते हैं और उसको कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो आज का हमारा जो सेशन होगा वो है हमारे पास CRQs यानी कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो इस हवाले से डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो है वो फ्रेश बैच का आगाज़ हो चुका है, और आप मुझसे इस नंबर पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से, और ऑनलाइन क्लासेस की मालूमात के हवाले से ये आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो फीड डिस्क्रिप्शन दी गई है। हमारे पास एक व्हाट्सएप क्लास है और एक हमारे पास जूम की क्लासेस होंगी। तो उस हवाले से आप दोनों, जिसमें आप एडमिशन में इनरोल होना चाहें, आप ले सकते हैं। तो चलें डियर स्टूडेंट, आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो कौन से होते हैं। इससे पहले जो हमारे पास जो पहला सेशन हमने लिया था कि हमारे पास टीचिंग लाइसेंस टेस्ट क्या है, उसके कितने हमारे पास कैटेगरीज होते हैं और कैसे आपने अप्लाई करना है, वो आपको पहले सेशन में मेरे यूट्यूब जो चैनल है, एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिम मोहम्मद, इस चैनल में अपलोड हुआ होगा। आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं। मालूमाती वीडियो है, वहाँ पे आपको तमाम क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो जी डियर स्टूडेंट, हमारे पास है CRQs यानी कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो CRQs को कैसे अटेम्प्ट करना है, और CRQ में वो कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट आंसर नहीं है कि हमने उसको शॉर्ट आंसर कंसिडर कर लिया और हमने सिर्फ उस क्वेश्चन को हमने डिफेंड करना होगा। और जब हम उस क्वेश्चन को डिफेंड करेंगे तो आपने उसमें क्वालिटी का मयार रखना होगा डियर स्टूडेंट। तो जब आप क्वालिटी का मयार रखेंगे और जो एग्जामिनर ने जो चीज़ें पूछी हैं उसके मुताबिक आप आंसर करेंगे, तभी जो है आपको जो नंबर है वो उसकी गारंटी होगी कि आपको मिल सकता है। इस तरह आप 60% CRQs का जो पेपर है वो आप तमाम 60% अटेम्प्ट करके आ जाएं, लेकिन बाद में जो आपको अगर आपने क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा और जो एग्जामिनर ने जिस चीज़ की डिमांड की है उसका ख्याल नहीं रखा, तो आपको जो मार्क्स हैं वो नहीं मिल सकते हैं। तो लिहाजा नंबर की गारंटी सिर्फ वही है कि जब आप क्वेश्चन को समझेंगे और उसके ख्याल रखेंगे और क्वालिटी कंटेंट लिखेंगे, तभी आपको आंसर मिल सकते हैं। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास CRQ है क्या। ठीक है। तो हमारे पास CRQ का जो पोर्शन है यानी कि पेडागोजी में, वो हमारे पास 60% है, और इस 60% में आपने 30% मार्क्स यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया है पास होने के लिए। ठीक है। तो 60 में से 30, और जो मैंने आपको पहले कहा कि जो कंटेंट नॉलेज है वो 40% है, उसमें से आपने मिनिमम जो है वो 20% लाजमी लेने होंगे, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपने 40 में से यहाँ पे 10 लिए और 60 में यहाँ पे आपने 50 लिए, या फिर 60 ही क्यों ना लिए, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, आप फेल ही तस्वर होंगे। तो इसलिए आपके मिनिमम क्राइटेरिया दोनों में 50% मार्क्स का है। चलें जी, तो डिस्कस करते हैं हमारे पास व्हाट इज CRQ। CRQ हमारे पास डियर स्टूडेंट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है, शॉर्ट आंसर नहीं है। ये याद रखें कि शॉर्ट आंसर में हम सिर्फ एक डेफिनेशन लिखते हैं और जो चीज़ पूछी गई है उसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में हम क्रिटिकल थिंकिंग जो है एग्जामिनर चेक कर रहा होता है, वो आपसे किसी चीज़ की डिमांड कर रहा होता है और उसको आपने फुलफिल करनी होती है। अच्छा जी, अ क्वेश्चन वेयर टीचर राइट देयर ओन आंसर, ये एक ऐसे जवाबात होते हैं कि टीचर ने खुद लिखने होते हैं। ठीक है। और आपने रिस्पॉन्स बनाने होते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं जैसे MCQs में होते हैं कि हम A B या CD पे क्लिक करते हैं। वो आपका जो पहला जो कंटेंट नॉलेज है जो 40%, वो MCQ बेस होगा, उस पे आप जो है MCQs के हवाले से ABCD पे कर सकते हैं। लेकिन जो ये CRQ है, ये इसके लिए क्या चाहिए होगी, इसके लिए कि आपको क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होगी, इसमें रीजनिंग होगी। जैसे मैंने पहले सेशन में अपना आपको बताया कि रीजनिंग होती है कि आप
एक ऐसी जैसे पास्ट पेपर में मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सवाल आया था कि एक स्टूडेंट, एक टीचर नई आई है 7th क्लास में, और वहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है वो डिसरप्टिव बिहेवियर शो कर रहे हैं। यानी कि आइडियल क्लासरूम नहीं है, वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो शोर मचा रहे हैं या डिसिप्लिन के इश्यूज हैं। तो वहाँ पे आपने किस तरह स्टूडेंट को टैकल करना है, तो इस तरह आप बकायदा रीजनिंग देंगे। तो ये इस तरह जो क्वेश्चंस हैं, इसमें आपसे रीजनिंग मांगी जाएंगी, आपने क्वेश्चन को जस्टिफाई करना होगा। ठीक है। इसके अलावा आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक सिनारियो दिया जाएगा और उस सिनारियो पे आप बकायदा आपने प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी है। इसी को भी हम ले सकते हैं कि जैसे एक टीचर है 7th क्लास में और कुछ स्टूडेंट डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अभी आपसे पूछा जाएगा कि आपने इस क्लास को किस तरह जो है एक अच्छे अप्रोच से आपने चलाना होगा, तो वो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमारे पास होते क्या हैं। ठीक है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। जब हम की फीचर्स ऑफ सीआरक्यूज की बात करते हैं कि कौन से सीआरक्यूज के जो खसूसियात हैं वो क्या होती हैं, सबसे पहले ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ये आपसे पूछा जाता है सवालात, क्लोज एंडेड यस और नो वाले क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। याद रखें कि हमारे पास बाज औकात जो है वो एस्पेरेंट्स जो हैं वो ये गलती कर लेते हैं। वहाँ पे होता है कि कौन सा टीचिंग अप्रोच इफेक्टिव है। ठीक है। कौन सा टीचिंग अप्रोच जो है वो इफेक्टिव है क्लासरूम 7th के लिए, टीचर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड। तो हमारे टीचर क्या बाज औकात गलती कर लेते हैं, वो सिर्फ लिख देते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड। भाई स्टूडेंट सेंटर्ड तो आपने जवाब तो ठीक दिया, लेकिन जस्टिफाई करें ना, कि जस्टिफाई करें कि स्टूडेंट सेंटर्ड जो है वो आपने क्यों चूज किया है। तो लिहाजा सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ यस और नो वाले क्वेश्चन देने हैं या वन वर्ड आंसर आपने लिखना है। तो स्टूडेंट सेंटर्ड जो है आपका जवाब तो सही है, लेकिन आपने एग्जामिनर की जो बात है उसको आप फुलफिल नहीं कर रहे, वो जो क्राइटेरिया आपसे मांगा जा रहा है वो फुलफिल नहीं कर रहे। ठीक है। तो लिहाजा ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, बाकायदा तौर पे पैराग्राफ वाइज होंगे, उसमें आप लिखना है। इसके अलावा रिक्वायर थिंकिंग एंड एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे आपने बाकायदा तौर पे जो है सोच के और एक्सप्लेन करना होगा कि अगर आप स्टूडेंट सेंटर्ड जो है, यानी कि एक ऐसी क्लास जिसमें बच्चे सवाल पूछ सकते हो, एक ऐसे क्लास जिसमें बच्चे डिस्कशन कर सकते हो, एक ऐसी क्लास जिसमें बच्चे जो है बगैर किसी डर के जो है टीचर से अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, तो इस तरह आपने एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल करेक्ट अप्रोचेज हो सकते हैं, तो लिहाजा आपने ये नहीं देखना कि मैंने कि कोई डेफिनेशन लिखनी है या क्या करें, आपने सवाल को अच्छी तरह जस्टिफाई करना है। कोई भी सवाल मुख्तलिफ तरीकों से आप जवाब दे सकते हैं, तो इसकी आपके पास कोई कैद नहीं होगी। आंसर्स आर एवेल्युएटेड यूजिंग रूब्रिक्स, तो जो आपके पेपर जो चेक किए जाएंगे वो थ्रू रूब्रिक्स के जरिए चेक किए जाएंगे। रूब्रिक्स में क्या है कि आप पे वहाँ पे लिखा होगा कि क्वेश्चन में मिसाल के तौर पे अगर फर्ज कर लें कि क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी गई हैं, तो आपको जो है एवेल्युएट किया जाएगा कि आपने पहला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल किया, उसके मार्क्स। दूसरा, मिसाल के तौर पे आपने एग्जाम्पल दी है या नहीं दी है, अगर रूब्रिक्स में उस तरह सवाल हैं तो उसके मार्क्स। तीसरा, एक्सप्लेनेशन आपने किस तरह दी है। तो इस तरह रूब्रिक्स में बकायदा तौर पे किया जाएगा। और दूसरी मैं बात बताऊं कि रूब्रिक्स हम जो क्लासरूम असेसमेंट है और टेस्ट डेवलपमेंट है, इन दोनों में पढ़ेंगे कि रूब्रिक्स क्या होते हैं और रूब्रिक्स को कैसे बनाया जाता है, रूब्रिक्स के फायदे क्या हैं और कितने टाइप्स के रूब्रिक्स होते हैं। ठीक है। तो रूब्रिक्स के जरिए आपके सवालात को परखा जाता है, उसके बाद आपको मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। अच्छा जी, डियर एस्पिरेंट्स, हमारे पास जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं वो चैट बॉक्स में मेरा यूट्यूब का पूछ रहे हैं। तो यूट्यूब चैनल मेरा, डियर स्टूडेंट, ये इस नाम का है, एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय साले मोहम्मद। ये मेरा जो है वो पेडागोजी का यूट्यूब का चैनल है। इसमें बहुत सारे कंटेंट्स जो है वो मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं। उसमें मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, और जो एजुकेशन का बीएस एजुकेशन का कंटेंट है वो आप पे अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे फ्री एक्सेस कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए है। ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं कि हमारे पास सीआरक्यूज जो हैं वो एक तरह के नहीं होते। अब जैसे हमने पहले सेशन में कवर किया था, पहले सेशन में हमने देखा था कि हमारे पास किसी एक ऐसे हैं कि उसमें सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एक वो होते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, एक हमारे पास जस्ट सिंपल रिस्पॉन्स पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो सीआरक्यूज होते हैं जो एग्जाम में आएंगे हमारे, वो किस तरह हो सकते हैं। एक तो ये है कि हमारे पास शॉर्ट रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे,
जिसमें हमें बिल्कुल डायरेक्ट कहा जाता है कि डिफाइन लर्निंग, डिफाइन ब्लूम्स टेक्सोनोमी, ठीक है, व्हाट इज लर्निंग, ठीक है। ये इस तरह के जो है वो आपके पास शॉर्ट रिस्पॉन्सेज के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपके पास एक एज ये होता है कि आप यहाँ पे जो कुछ लिखें उसको आप उसी लिमिट्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपसे कोई एग्जांपल या कोई और चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इस हवाले से हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं कि आपसे इस तरह सवालात पूछे जाएं। इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन आ सकते हैं। ऐसी नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि बिल्कुल ये नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। इसमें थोड़ी आपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, बाकायदा आपको बता दिया जाता है कि पैराग्राफ में आपने लिखना है या आपने कितने लाइंस में, बाज़ औक़ात आपको बता दिया जाता है, या फिर मार्क्स के हवाले से जो है वो पता चल जाता है कि आपने थोड़ी डिटेल लिखनी है। यानी कि 3 नंबर का एमसीक्यू नहीं है, सीआरक्यू नहीं है, ये 5 नंबर का है या 6 नंबर का है, तो उसमें आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। अब देखें, इस क्वेश्चन में लिखा है डिफाइन लर्निंग। यहाँ पे आपने सिर्फ लर्निंग को डिफाइन करना है, ठीक है। तो जाहिर है अगर ये 2 से 3 मार्क्स का है तो आप 3 से 4 लाइनें लिखेंगे, अगर 5 लाइन का है तो 5 से 6 लाइनें लिखेंगी। लेकिन इसमें फिर आपके थोड़ा जो सवाल होगा वो थोड़ा एक्सटेंडेड होगा। एक्सप्लेन क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। अब लफ्ज आ गया है कि स्ट्रेटजीज, यानी कि एक स्ट्रेटजीज नहीं पूछा जा रहा। तो जाहिर है कि यहाँ पे आपने 2 या 3 स्ट्रेटजीज को मिनिमम तो आपने डिस्कस करना होगा। जब आप 2 या 3 स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे तो उसके लिए फिर आपने थोड़ा रिस्पॉन्स है वो आपका ज़्यादा होगा, और इसके लिए जो मार्क्स हैं वो भी एग्जामिनर फिर ज़्यादा मार्क्स रखते हैं इस तरह सवालत के लिए, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसको डियर स्टूडेंट हमने जो पहले में अपने पहला सेशन था उसमें जो हमने पास्ट पेपर का एनालिसिस किया उसमें कवर किया था। और वो स्टूडेंट जिनसे हमारी क्लास मिस हो गई, वो एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय साले मोहम्मद के यूट्यूब चैनल में आप पहला सेशन उसमें देख सकते हैं। उसमें क्या था कि आपसे इस तरह सवालात पूछे जाते हैं कि मिसाल के तौर पे एक टीचर है, वो क्लास 7th में, मतलब नई टीचर को अपॉइंट किया गया है, वो क्लास 7th में आई है, और क्लास 7 जो है वो डिसिप्लिन के बड़े इश्यूज हैं, वो बड़े शोर करते हैं, बड़े नॉइजी हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं। तो उसको कैसे जो है टीचर जो है वो मैनेज करेगी। तो इस तरह क्वेश्चंस को हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपने फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन जो है ये होता है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सी एग्जांपल दी गई है। लुक एट दिस लेसन ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल लिस्ट 5 वर्ड्स। अब देखें यहाँ पे है कि स्टूडेंट जो है वो 5 जो है वो वर्ब्स लिखेंगे, ठीक है। रीराइट दिस ऑब्जेक्टिव स्टेप बाय स्टेप एज इट रीचेस टू अप्लाई लेवल ऑन ब्लूम्स टेक्सोनोमी, लिमिट योर आंसर 6 to 8 लाइन्स। अब देखें कि यहाँ पे आपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको दोबारा रिक्रिएट करना है, ठीक है। और किस लेवल पे करना है, एप्लीकेशन लेवल पे करना है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट है, यानी कि ये हमारे पास कौन सी स्टेज है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी की हमारे पास सबसे पहली स्टेज है रिमेम्बरिंग स्टेज, ठीक है। तो ये रिमेम्बरिंग स्टेज है। अब रिमेम्बरिंग स्टेज से आपने इसको अप्लाई लेवल पे लाना है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये रिमेम्बरिंग अप्लाई ये तो हमें समझ नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैंने आपको कहा कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी का जो मैंने एक तकरीबन 60 मिनट्स का सेशन जो है मैंने बड़ा डिटेल में आप लोगों के लिए बनाया है। तो ये हर एग्जाम में भी आता है, तो मैं इसीलिए रेकमेंड करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिम मोहम्मद में जाएंगे, वहाँ पे ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो है वो आप देख लीजिएगा। आपको ये कंसेप्ट बल्कि 50% जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो तमाम आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज आते हैं। अब आता हूँ मैं आपके क्वेश्चन की जानिब, ठीक है। जी, यहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट ने जो है वो बाकायदा तौर पे आपने शेयर की है, मेरा लिंक शेयर किया है। तो ये चैट बॉक्स में लिंक शेयर हो चुका है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे एक सवाल आया है कि हाउ मेनी लाइंस वी विल राइट इन एक्सटेंडेड आंसर। तो हमारे पास आपके पास जो सीआरक्यूज होते हैं उसके आगे जो आपके पेपर में उसके मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। कि हमारे पास मार्क्स 3 का है, तो इसका मतलब है कि आप 5 से 6 लाइन जो है वो उसके लिए आप लिख सकते हैं। बाज़ औक़ात आपको इस तरह सवालात आ जाते हैं कि स्ट्रेटजीज, और उसके अगर मार्क्स रखे गए हैं 6 या 8, तो फिर उसके लिए आपने 10 से 12 लाइनें लिखनी होगी, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जब पेपर आएगा
तो पेपर में एक तो मार्क्स वहां पे लिखे होंगे, एक तो उससे आपका अंदाजा होगा, दूसरा आपको जो स्पेस दी जाएगी उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने कितना लिखना है। हाँ वो नहीं, अलग 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 तो नहीं दिया जा सकते हैं। शॉर्ट रिस्पॉन्सेज क्वेश्चन या एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन अलग अलग नहीं दिए जाते। हाँ, यहाँ पे वहाँ पे मार्क्स मेंशन होते हैं और स्पेस मेंशन होती है, जिससे आपको खुद ही आइडिया हो जाता है। यस, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा जी, अब आते हैं कि जो सीआरक्यूज, जो एग्जामिनर सीआरक्यू के बेस पे आपको टीचिंग लाइसेंस टेस्ट दे रहा है, या सीआरक्यू के बेस पे आपको जो है मार्क्स अवार्ड कर रहा है, तो वो असल में देखता क्या है? आप लोगों के आंसर में वो देखता क्या है? उन चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक है। वो तो ये नहीं देख रहा ना कि आप की लिखाई अच्छी है, ठीक है, या आप जो हैं वो पोजीशन होल्डर रहे हैं, ये चीज़ें तो सेकेंडरी हो जाती हैं ना। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें चेक की जाती हैं वो ये चेक की जाती हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग के मामले में आप कैसे हैं, कैसे एक सवाल को जो है वो तनकीदी जायजे के हवाले से जो है उस सवाल को आप देख रहे हैं। इसके अलावा आपके पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे है। अब जैसे पिछले उस पे था कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी के हवाले से सवाल दिया गया था, और उस पे दिया गया था कि आपने जो रिमेम्बरिंग, जो पहला स्टेज है, रिमेम्बरिंग वाला स्टेज, वो पे बता रहा है कि रिमेम्बरिंग से आपने अप्लाई वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे बनाना है। अब ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। जब तक आपने ब्लूम्स टेक्सोनोमी को नहीं पढ़ा होगा, आप ये सवाल अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो लिहाजा क्रिटिकल थिंकिंग चेक की जाती है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जाती है कि भाई इसने बीएड में चीज़ें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, बीएड की तैयारी, इसके जो जो नॉलेज है वो है या नहीं है पेडागोजी का। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती हैं कि जो एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ रहा है, आप अपना जवाब के जरिए आप एग्जामिनर को समझा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ठीक है। बाद औकात बड़े आपने देखा होगा कि बड़े काबिल टीचर्स होते हैं, वो इंफॉर्मेशन को आगे नहीं सही तौर पे ट्रांसफर करवा सकते। या बहुत सारे आपने अपने दोस्तों को दिया होगा कि उनको हर चीज़ की जो है जान पहचान, सूझबूझ सब कुछ होती है, लेकिन वो किसी को अच्छी तरह बता नहीं सकते। तो वो क्या है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स की गैप है उसमें। ठीक है, उसमें बैरियर्स हैं। तो लिहाजा क्रिटिकल थिंकिंग चेक की जाती है, आपका जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बैचलर और पेडागोजी के हवाले से जो है चेक की जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाएगी कि आप एग्जामिनर को सवाल समझा पा रहे हैं या नहीं आ रहे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है आपसे पूछी जाएगी कि आप क्लास 7 के टीचर हैं और स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा जो है डिसिप्लिन के इश्यूज आ रहे हैं। अब ये कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये एबिलिटी आपसे जो है वो टीचर जो एग्जामिनर है वो डिमांड करेगा। इसके अलावा शो रियल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि आप बकायदा तौर पे किसी चीज़ को अच्छी तौर पे समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो वाकई आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। यानी कि सवाल पूछा गया है टीचर अप्रोच की जानिब से, लेकिन आप जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको सवाल की सही तौर पे समझ नहीं आई। तो लिहाजा रियल अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। रिड्यूस रोट मेमोराइजेशन, वो जो रट्टे हमने लगाए होते हैं वो यहाँ पे काम नहीं आते। तो लिहाजा ऐसे सवालात सीआरक्यू बनाए इसीलिए हैं कि जो रट्टे वाले हैं, जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे जो है उसको जो है ख़त्म किया जा सके। रियल लाइफ स्किल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप टीचर हैं, आपके पास ये वाकया हो जाता है, आप कैसे कंट्रोल करेंगे। आप जो है वो अगर प्रिंसिपल बना दिया जाए या क्लास टीचर बना दिए जाएं तो आप कैसे करेंगे। तो इस तरह लाइफ स्किल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एनालिटिव थिंकिंग जो है आपसे पूछी जाती है। तो इन सब का आप जब ख्याल रखेंगे तो आपका जो सीआरक्यू होगा वो बड़ा उम्दा क्वालिटी का होगा। जब आप उम्दा क्वालिटी का सीआरक्यू लिखेंगे तो आपके नंबर भी फिर उसी तरह आएंगे। यस, आपके पास जो है वो बेहतरीन नॉलेज के साथ आपके पास एक अच्छी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, लिखने की प्रैक्टिस भी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं कि भाई स्टेडा जो है, यानी कि सिंध टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट, उन्होंने ये क्यों रखा है। ठीक है, वो एमसीक्यूज भी रख सकते थे, तो सीआरक्यूज उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों है? तो वो इसलिए कि टीचर्स की प्रैक्टिकल नॉलेज एमसीक्यूज में सिर्फ चेक नहीं की जा सकती। एमसीक्यूज में जो प्रैक्टिकल स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो इतनी अच्छी गेज नहीं हो सकती। तो लिहाजा इस वजह से प्रैक्टिकल स्किल्स रखे गए हैं।
जो रियल टीचिंग एबिलिटी है वो जो है सीआरक्यूज में चेक होती है, कि आप टीचर हैं, इस तरह जो है क्लास में इमरजेंसी हो जाए तब आप किस तरह करेंगे। अब ये चीज़ें एमसीक्यूज में बहुत ही लिमिटेड हो जाती हैं, तो लिहाजा वहाँ पे अच्छे तौर पे जो है किसी को गेज नहीं किया जा सकता, किसी को अच्छी तरह नापा नहीं जा सकता। इसी तरह जो है वो इसलिए सीआरक्यू रखे हैं कि बेहतरीन टीचर्स को इस पे सिलेक्ट किया जाए, और उन टीचर्स को सिलेक्ट किया जाए जिनके कंसेप्ट बड़े क्लियर हों, उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और क्लासरूम के जो कंडीशंस हैं उनको जानना आता हो कि क्लासरूम को कैसे करना है और स्टूडेंट के प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए सिंध टीचर एजुकेशन अथॉरिटी ने सीआरक्यूज रखे हैं, बजाय के अगर वो एमसीक्यूज रखते। ठीक है, तो ये आपके पास पहला बाज लोगों के जो है वो होगा कि आखिर टीचिंग लाइसेंस टेस्ट में सीआरक्यूज क्यों जरूरी है। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है जब आप सीआरक्यू पे बात करते हैं। हमारा जो कल का जो सेशन होगा वो हम बकायदा तौर पे टॉपिक्स पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर सीआरक्यू जो है 5 या 6 जो है खुद बनाएंगे, फिर 5 6 मैं आपसे बनाऊंगा, और फिर सैटरडे संडे जो है हमारे लिए मखसूस होगा कि आपने सैटरडे संडे में आपको एक टास्क दूंगा, 5 से 10 सीआरक्यूज में आपको दूंगा, और वो आपने अटेम्प्ट करने हैं, और फिर आपने मुझे पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे इनबॉक्स में आपने शेयर करने हैं। फिर मैं आपको एवेलुएट करके दूंगा कि इसमें आपके कितने मार्क्स हैं, और इसमें कौन से वीक एरियाज हैं उस पर आपने कंट्रोल करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको टिप्स एंड टेक्निक्स आपको बता दूं। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले कि आपने सीआरक्यूज को कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले आपने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आप जवाब क्या देंगे। अगर आप क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है और आप कोई और जवाब दे रहे हैं तो फिर आपको आपको उसके जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आप एकदम से जो है स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है। आपके पास जो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के पास होगा, आपके पास एक वाइट पेज दिया जाएगा, या बिल्कुल उसके लास्ट में जो पेज होगा वो बिल्कुल वाइट होगा, उस पे आप अपना आंसर जो है वो प्लान कर सकते हैं। जैसे हम जो है वो सीएसएस की तैयारी जो कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे अटेम्प्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, आउटलाइन बनाते हैं। तो अभी मैं ये तरीका आपको सिखाऊंगा अपने सेशन में, जो हमारा अभी इसके बाद वाला सेशन होगा उसमें आप देख लेंगे। क्लियर और लॉजिकली चीजें लिखेंगे, पहले चीज में क्या आती है, सेकंड में क्या आती है, एग्जाम्पल आपने लास्ट में लिखना है। इस तरह नहीं है ये आपने एग्जाम्पल दरमियान में लिख रहे हैं और उसके बाद फिर लिख रहे हैं, तो इस तरह भी नहीं होगा। ठीक है। जहाँ पे एग्जाम्पल जरूरत होगी वहां पे आपने देने हैं, जहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं पूछी गई हैं आपने नहीं देनी। जैसे ही लिखा है डिफाइन लर्निंग, तो अभी एग्जामिनर सिर्फ आपसे डेफिनेशन मांग रहा है, या आप उसको सिर्फ डिफाइन करेंगे, वहां पे एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं होगी। रिलेवेंट रहना है। अब मिसाल के तौर पे एग्जामिनर ने सवाल पूछा डिफाइन लर्निंग, और आप एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं, तो ये इररिलेवेंट है। आपका पेपर तो भर जाएगा लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए ये चाहिए कि हर रोज प्रैक्टिस करें कंसेप्ट को, ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या है, डोमेन्स क्या है, कौन सी लर्निंग थ्योरीज हैं, ये रोज क्लियर करें। सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिखें। कोई आप एग्जामिनर को इस बात से इम्प्रेस ना करें कि आप हाई फाई विकेबलरी लिख रहे हैं। ठीक है। और मैनेज करें कि आप एक 10 सीआरक्यू की प्रैक्टिस करें कि कितने मिनट में आप उसको लिख रहे हैं। ठीक है। वो मिस्टेक्स कि आपने सीआरक्यू में नहीं करनी वो कौन सी है, कि आपने इररिलेवेंट चीज़ें नहीं पूछनी। अगर वो पूछ रहा है डिफाइन लर्निंग, तो आपने सिर्फ लर्निंग को डिफाइन करना है, एग्जांपल्स नहीं देनी। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास नोट एक्सप्लेनिंग प्रॉपरली, कुछ चीज़ों को आप एक्सप्लेन सही तौर पे नहीं करते हैं, आप एक दो लाइन में जान छुड़ा लेते हैं, इस तरह नहीं करना। ठीक है। पुअर स्ट्रक्चर, यानी कि कंक्लूजन दरमियान में दे रहे हैं, एग्जाम्पल बाद में दे रहे हैं, इस तरह वाले से भी आपको फिर मार्क्स नहीं मिलते। या फिर क्वेश्चन जो है वो इग्नोर करते हैं, क्वेश्चन की डिमांड एग्जाम्पल भी है और कंक्लूजन भी आपसे मांगा है, आप सिर्फ डिफिनेशन देते हैं, ना एग्जाम्पल दे रहे हैं ना कंक्लूजन दे रहे हैं। तो इसमें फिर क्या होगा कि वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। तो आपका पेपर तो आप सारे सवालात अटेम्प्ट कर लेंगे, पेपर भी आपका भर जाएगा, स्पेस भी आप फिल कर लेंगे, लेकिन मार्क्स की फिर गारंटी नहीं होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा जी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब आते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने जब सीआरक्यू को अटेम्प्ट करना है तो आपने एकदम से जो है उसको नहीं लिखना, पहले आपने सवाल को समझना है।
अब मैं आपको यहाँ पे आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपने किस तरह जो है वो करना है। अब आपके पास इस तरह CRQ आ जाता है, हाउ वुड यू मैनेज आर डिसरप्टिव स्टूडेंट इन क्लास। आप क्लास में एक स्टूडेंट जो डिस्टर्ब कर रहा है, डिसरप्टिव उसका बिहेवियर है, आप क्लास में उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि लास्ट सेक्शन आपको जो है वो वाइट पेज आपको दिया गया होगा, वहाँ पे एक स्पेस भी होगी। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, या जो आउटलाइन जिसको हम सादा अल्फाज में कहते हैं, या जो मेन आइडियाज हैं उसको आप लिखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को मैंने समझ लिया। अब मैं अगर एकदम से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ पहले लिखनी थी वो मैं दूसरे पे लिख रहा हूँ, जो चीज़ मैंने तीसरे पे लिखनी थी वो पहले लिख रहा हूँ। इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर उसका वैल्यू खत्म हो जाती है, तो फिर एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपेक्टेड आंसर जो है वो देखेंगे, या मेन पॉइंट्स जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जी अब डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई कि मैं किस तरह मैनेज करूंगा क्लास को। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि मैं सबसे पहले तो बहुत ही काम रहूंगा, मुझे कोई भी जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो गया, अब ये मेरी किस्मत में किस तरह स्टूडेंट आ गए, क्लास आ गए, नहीं। मैं बिल्कुल काम अप्रोच के साथ जो है फोकस करूंगा, स्टूडेंट के बिहेवियर को समझूंगा, आखिर ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है, क्या इनको जो है वो सही तौर पे नहीं पढ़ाया जा रहा, या इनको सही तौर पे रूल्स एंड डायरेक्शंस नहीं दी गई है। इन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि आखिर ये स्टूडेंट क्यों कर रहा है, या वो अपने शरारती दोस्त के साथ बैठा है, या ये हमेशा पीछे बैठ के इस तरह करता है। तो इस तरह चीज़ें मैं देखूंगा कि स्टूडेंट बिहेवियर क्या है। इसके बाद मैं ये लिखूंगा, अभी तक मैंने सवाल शुरू नहीं किए, मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं देखूंगा कि भाई क्लासरूम्स बनाने चाहिए, क्लासरूम्स नहीं बने हैं तब हर स्टूडेंट जो है वो शोर कर रहा है, अपनी बारी पे नहीं बोल रहा, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करूंगा और उसको लागू करूंगा। अब ये चार चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक सीरीज में मैंने लिख ली। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, मैंने वन, जिसको कहते हैं वन लाइनर भी नहीं कह सकते, 2 से 3 वर्ड्स में मैंने जो है वो अपना आंसर जो है वो माइंड में बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। अब मैं आता हूं आंसर को अब लिखने की कोशिश करता हूं। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपने CRQ के लिए डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाना, पहले आपने अपने जो 4 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, जो भी स्पेस आपको और जो मार्क्स दिए जाएंगे उसके हवाले से आपने देख लेना है, फिर आपने उसको करना है। अब चलते हैं, सबसे पहले ये है कि वो जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आप इन कलर स्कीम को देखिएगा। ठीक है, कि ब्लू को मैंने ब्लू में लिखा है, ग्रीन को मैंने ग्रीन में लिखा है, ब्राउन को मैंने ब्राउन में लिखा है, और जो हमारे पास हाफ ब्लू है उसको मैंने हाफ ब्लू में लिखा है। ठीक है, तो लिहाजा ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैंने ऊपर लिखा, जैसे मैंने कहा कि ये सीरीज है कि पहले दूसरे तीसरे और चौथे पे, इसी तरह मैं आंसर को भी उसी तरह प्लान करूंगा। इस तरह जब आप CRQ लिखेंगे तो आपके मार्क्स गारंटीड हैं कि आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। ये होती है प्लानिंग, ये होती है बेस्ट CRQ। अच्छा जी, तो चलें जी, ये आपने देख लिया, आपने जो है जो इसके जो कलर स्कीम है वो आपने देख लिया। चले जी अब आते हैं, टू मैनेज अ डिसप्टिव स्टूडेंट। मैं डिसप्टिव स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए आई वुड रिमेन काम एंड अवॉइड रिएक्टिंग इमोशनली। तो मैं एकदम से जज्बाती नहीं होऊंगा, आई वुड रिमेन काम। ये हो गया, मैंने पहले जो है मुकम्मल कर लिया। ठीक है, चलें जी अब सेकंड पे आते हैं, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट बिहेवियर। फर्स्ट आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द स्टूडेंट बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग और स्पीकिंग देम प्राइवेटली। अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कि भाई मैं स्टूडेंट की जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करूंगा, और प्राइवेटली उसको अकेले में बुला के कहूंगा कि बच्चे आप क्यों इस तरह शोर करते हो, वजह क्या है। ठीक है, अच्छा जी, फिर आती है हमारे पास तीसरा जो मैंने पॉइंट लिखा था, अप्लाइंग क्लासरूम रूल्स। देन आई वुड अप्लाई क्लियर क्लासरूम कंसिस्टेंटली टू मेंटेन डिसिप्लिन। अब मैं क्या करूंगा कि मैं रूल्स बनाऊंगा कि क्लास में कोई शोर नहीं करेगा, जिसको कोई सवाल पूछना है वो हाथ रेस करेगा। ठीक है, और मुझसे जो है वो इजाज़त लेगा, परमिशन लेगा। ठीक है, ये किसी की बात को कट नहीं करेगा, अब अपने मौके का इंतजार करेगा। इस तरह मैं रूल्स को डिफाइन जो है सेट करूंगा।
तो बात तो ये अब पूरी नहीं लिख सकते, लेकिन उसके पीछे मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ये है, कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है। तो वो सिर्फ ये एक लाइन से जो है, ये मेरा कंसेप्ट एग्जामिनर समझ जाता है। चलें जी, अब आते हैं हमारे पास पॉजिटिव री। अच्छा जी, आई वुड यूज पॉजिटिव री बाय इंकरेजिंग एंड प्रेजिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर टू मोटिवेट द स्टूडेंट टू इम्प्रूव। अब मैं क्या करूंगा कि इन जो रूल्स को मैंने जो बनाए थे, उनको मैं अब क्या कर रहा हूँ, री कर रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और जो स्टूडेंट जो है वो रूल्स को फॉलो करते हैं, उनकी मैं तारीफ करता हूँ, उनको मैं रिवार्ड देता हूँ, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उनके लिए क्लैपिंग क्लास में करता हूँ, इस तरह मैं करता हूँ। अब आगे जो है क्लोजिंग हम करेंगे। दिस अप्रोच हेल्प्स क्रिएट अ रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। इस तरीके से क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्टिंग इन्वायरमेंट, आइडियल जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है, या कंड्यूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं, वो हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, अभी आपने देखा कि हमने किस तरह इसको डिज़ाइन किया। पहले हमने सीरीज में जो क्वेश्चन है वो हमने किए। अब देखें, काम अप्रोच को अगर आप इस पॉइंट पे लिखेंगे और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को आप ऊपर लिखेंगे, तो ये पूरा सवाल का हुलिया बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने पहले आंसर पे जंप नहीं करना। तो पहले आप आएंगे, इस तरह जो है वो पॉइंट्स लिखेंगे, उसको रीअरेंज करेंगे, उसके बाद फिर आप आंसर करेंगे। तो इस तरह जब आप एमसीक्यूज लिखेंगे तो आपके मार्क्स गारंटीड हैं। तो अगर ये 5 मार्क्स का था तो आपको 5/5 एग्जामिनर गारंटीड है कि आपको मार्क्स देगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं कि हम किस तरह पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। हम किस तरह पढ़ेंगे, मैं इस तरह आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि मैं पहले आप लोगों को इस तरह कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज मेजरमेंट। ठीक है। तो मैं पहले मेजरमेंट पढ़ाऊंगा, और मेजरमेंट जो है उर्दू और अंग्रेजी दोनों में होगा, ताकि आप इसके आसान कंसेप्ट को समझ सकें और उसके बाद अपने ओन वर्ड्स में लिखें। तो आप क्या करेंगे कि मैं आपको उर्दू में और अंग्रेजी में दोनों में मेजरमेंट कंसेप्ट डिटेल से पढ़ाऊंगा। जब हम ये कर लेंगे तो फिर उसकी प्रैक्टिस, फिर हम सीआरक्यू की तरफ जाएंगे। फिर हम इस कंसेप्ट की सीआरक्यू पढ़ेंगे। और जब हमने सीआरक्यू पढ़ लिया, फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने ये लिखा है सैटरडे संडे टास्क। फिर मैं आपको इस तरह पीडीएफ जो है आपको सेंड करूंगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि एक सीआरक्यू, 2, 3, 4, 5। तो हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, तो फर्स्ट जो 2 वीक्स हैं मैं आपको 5-5 सीआरक्यूज दूंगा। उसके बाद फिर हम ये 8 तक 10 तक इस तरह आगे इसको लेते जाएंगे। तो हम मंडे टू फ्राइडे इस तरह कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। और सीआरक्यू प्रैक्टिस करेंगे। सैटरडे संडे फिर आपका टास्क होगा, मैं आपको सीआरक्यू दूंगा और आपने सीआरक्यू को अटेम्प्ट करना है। फिर आपने मुझे पीडीएफ में भेजना है, और आप जब मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भिजवा देंगे, फिर मैं क्या करूंगा, इसको इवलुएट करूंगा कि आपने कहाँ गलती की है, आपके कौन से वीक एरियाज हैं, आपने कौन सा पॉइंट मिस किया है, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा था और आपने क्या लिखा है। इस तरह मैं आपको फीडबैक दूंगा। तो इनशाला हम विद इन 2 मंथ्स हमारे जो सीआरक्यू है वो बिल्कुल 100% रेडी हो जाएंगे। तो जैसे ही टीचिंग लाइसेंस टेस्ट जो है वो अनाउंस होगा, तो आपके जो सीआरक्यू वाला पोर्शन है, पेडागोजी का जो पोर्शन है, वो 100% जो है उस पर आपने अबूर हासिल किया होगा। तो जी डियर स्टूडेंट, ये हमारा पास जो तरीका होगा, अब हम कल से जो है बाकायदा तौर पे पढ़ने जा रहे हैं। अपना जो पहला जो हमारा पेडागोजी का जो सब्जेक्ट है उसको हम कवर करेंगे। तो इस तरह मैं आपको ये पीडीएफ भेजूंगा, और आपने फिर इसको अटेम्प्ट करना होगा, और फिर आपने मुझे बताना होगा। मैं आपको फिर इसके एवेलुएट कर दूंगा, मार्क्स बता दूंगा कि आपने 5 में से कितने मार्क्स लिए हैं, और इसमें आपने क्या जो है वो मिस्टेक्स की हैं, कौन सा पोर्शन आपने जो है वो अवॉइड किया है, कौन सा चीज़ आपने इररिलेवेंट लिखी है। इन तमाम का फीडबैक मैं आपको दूंगा। तो इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, पूछें। तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपने जो है मुझसे इस नंबर पे रब्ता करना है। आप मुझसे इस नंबर पे इनबॉक्स करें, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और वहाँ पे आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन भी आपकी हो जाएगी, और हम बाकायदा तौर पे क्लासेस में आपको इनरोल भी कर देंगे। इसके अलावा जो हमारे पास यूट्यूब का चैनल है, एजुकेशन एंड पेडागोजी, ये हमारे पास गिवन है, एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिम मोहम्मद। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको मज़ीद किन टॉपिक्स पे जो है वो लेक्चर मैं डिलीवर करूं। तो आज के लिए हमारा सेशन इतना ही था। खुश रहिए, आबाद रहिए,
कोई भी सवाल हो तो आप बिला झिझक मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।